हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके 4 पार्ट डिस्कस किए हैं। तो आज जो हमारा रहेगा 5वां पार्ट रहेगा। आज का जो पार्ट रहेगा हमारा 5वां पार्ट रहेगा। तो आज का जो मोटिवेशन कोड है, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। यानी दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो वो हैं गिरफ्तारी को आधार जानने का, यानी गिरफ्तारी का आधार जानने का, अभ्यावेदन के अवसर का तथा 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का। यानी गिरफ्तारी का आधार जानने का, अभ्यावेदन के अवसर का तथा 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 3 माह तक इसको निरुद्ध किया जा सकता है। निवारक निरोधक यानी निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल हैं। यानी निवारक निरोध जो विषय हैं संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं। किन अनुच्छेदों का समूह किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन सा जो अनुच्छेद है वो मानव दुर्व्यवहार और यानी दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। तो वह अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। तो यह किया गया अनुच्छेद 24 के तहत। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है। तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। ध्यातव्य है कि दीना बना भारत संघ के बाद में धारित किया गया कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना, यानी श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना बलात्श्रम है तथा इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। यानी इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया था। यानी बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो ये अनुच्छेद 23 द्वारा पारित किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारा एफसा क्या है। यानी एफसा क्या है इसको डिस्कस करते हैं। एफसा क्या है। एफसा अर्थात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, असम और मणिपुर में सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए अपनाया गया एक कानून है। यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए कानून का ही प्रतिकृत है। इसे सितंबर 1957 में अधिनियम एवं मई 1958 से प्रतिवर्धित किया गया था। इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों जिनमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, यानी जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं को वो अधोलिखित विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं यथा, यानी इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं को अधोलिखित विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं यथा। जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो हैं ये हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में प्रवेश करने, तलाशी लेने एवं गिरफ्तार करने का अधिकार, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार। तो नेक्स्ट है, इसके अलावा
इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा विद्रोही अभियान के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा किए गए किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में उन पर मुकदमा चलाने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता आदि विशेषाधिकारों से क्षेत्रीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। पुनश्च इस कानून के विरोध में चल रहे आंदोलनों के कारण इस अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना सुझाव जून 2005 में प्रस्तुत कर दिया था, किंतु सरकार ने समिति के सुझाव का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। तो नेक्स्ट है हमारा ध्यातव्य की एक्सपा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने तथा वहाँ यह अधिनियम लागू करने का प्रावधान राज्य सरकारों के लिए था, परंतु 1972 में एक संशोधन द्वारा इसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार यानी राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे लागू करने का अधिकार रखता है, यानी केंद्र सरकार को प्राप्त किया गया था। साथ ही केंद्र सरकार उसे कहीं भी लागू करने का अधिकार रखती है, यानी साथ में जो केंद्र सरकार है इसको कहीं भी लागू करने का अधिकार रख सकती है। नेक्स्ट है हमारा बंधुआ मजदूरी पुनर्वास 2016, यानी बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना 2016। वह व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यह प्रथा मध्यकाल के सामंतवादी युग से देखी जा रही है। स्वतंत्रतोपरांत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। केंद्र सरकार द्वारा इन मजदूरों को मुक्त कराने के बाद इनके पुनर्वास हेतु 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 की घोषणा की गई तथा इसे केंद्रीय योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई यथा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया, यानी 1,20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों जैसे दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषणों से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडरों किन्नरों को 3 लाख रुपये मिलेंगे। यानी इसके अलावा सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों जैसे दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को 3 लाख रुपये मिलेंगे। जबकि इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं एवं नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख मिलेंगे, यानी इसकी जो दूसरे स्थान पर आने वाली विशेष श्रेणी में होंगे उनको 2 लाख रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सामान्य वयस्क, यानी नेक्स्ट है सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। इस नई योजना के तहत रकम को एक वार्षिक खाते में रखा जाएगा, यानी इसी नई योजना के तहत रकम को एक वार्षिक खाते में रखा जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति तथा बलात्श्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में सम्मिलित किया गया है। यानी उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति तथा बलात्श्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो यह शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन है, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने या किसी जगह काम करने का जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी बच्चों के जो शोषण से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है अनुच्छेद 24।
तो ये पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में 2005 में और मेंस में 2009 में। यानी किस मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 24। किन अनुच्छेदों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यानी पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता से आप क्या तात्पर्य है, यानी पंथ निरपेक्षता जो है उसका क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना। यानी पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी, तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है, यानी व्यक्ति के जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्याभूत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं। यानी अनुच्छेद 25 के जो अंतर्गत हैं प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं, तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये 25 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आने वाली वीडियो में हमारा लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार हुआ है। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।